हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की हिंदी। आपका एईसी सब्जेक्ट है, हिंदी ए कराने वाला हूँ। सब्जेक्ट का नाम है व्यवहारिक हिंदी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये काफ़ी आसान है, आप बड़े आराम से इसको समझ जाओगे, ठीक है। और ये आपके सेमेस्टर सेकेंड में भी होता है और थर्ड फोर्थ में भी होता है, ठीक है। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि ओनली 2 ही यूनिट है इसमें, सिर्फ 2 यूनिट, और बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है, आप आराम से समझ जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा ना सिलेबस को देख लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको व्यवहारिक हिंदी का क्या मतलब है ये पता होना चाहिए। इसके बाद इसके जो अलग अलग रूप है इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर बैंक में जो यूज़ होने वाली यानी बैंकों में इस्तेमाल होने वाली जो हिंदी होती है उसको हम देखेंगे। फिर जो संपर्क भाषा के रूप में हम हिंदी को यूज़ करते हैं उसके महत्व को समझेंगे। फिर बम्बैया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी, इसको देखेंगे, ठीक है। ये तो आपके यूनिट 1 में आ जाता है, यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यूनिट 2 में जैसे हम सार्वजनिक स्थलों पे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लो आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे क्या भाषा में बात करोगे, बाजार में कौन सी भाषा होती है, मॉल में, मंडी में, ठीक है। तो ये जो भाषा है इसको देखेंगे। फिर बैंकों में जो भाषा यूज़ की जाती है, जो पारिभाषिक शब्दावली है उसको देखेंगे। ऑफिस में यूज़ होने वाली जो हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली है उसको देखेंगे। बाजार में या किसी दर्शनीय स्थल पे क्रिकेट मैच के अनुभव के लेखन के बारे में, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैंने कहाँ से लिए, ये मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें से क्वेश्चन लेकर टाइप कर दिया आपके सामने। एक बार बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ इसकी अवेलेबल करा दी जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर दोगे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यवहारिक हिंदी से क्या अभिप्राय है, और इसके जो विविध रूप है यानी अलग अलग जो रूप है उसके बारे में बताना है। तो देखिए व्यवहारिक हिंदी क्या होती है, बहुत सिंपल, बहुत बहुत आसान है, ठीक है। यानी व्यवहारिक हिंदी का मतलब है, आप ये मान लीजिए जो हम अपनी जो डेली लाइफ में यानी अपनी जो रोजमर्रा के जीवन में जो हम बोलचाल में जो भाषा यूज करते हैं, जो हमारी लैंग्वेज होती है, उसी को हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं, ठीक है। व्यवहारिक हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में आम बोलचाल के रूप में करते हैं। आपसी बातचीत में या फिर यातायात करने जाते हैं, कहीं घूमते हैं, तो वहाँ पे हम बातें करते हैं, मंडी, बाजार, पर्यटन स्थल पे, ठीक है। यहाँ पे हम इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, इसकी वैज्ञानिकता भी संदिग्ध है। अब बात करते हैं कि ये जो व्यवहारिक हिंदी है, आपने समझ लिया कि व्यवहारिक हिंदी क्या है। आप कहोगे कि भाई बिल्कुल आसान है, आप आराम से बता दोगे कि हम अपनी डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सामान्य भाषा यूज़ करते हैं वो हमारी व्यवहारिक हिंदी है। इसके अलग अलग रूप हैं, जैसे वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। जब कॉमर्शियल रूप हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे इसको अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी में इसका रूप बदल जाता है। विधिक हिंदी यानी जब कानूनी हिंदी की बात करते हैं, कानून को देखते हैं, तो वहाँ पे बदल जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देखें, जहाँ ऑफिस में यूज़ होती है, कार्यालय में यूज़ होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो व्यवहारिक हिंदी के जो रूप है वो कई सारे हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। संपर्क भाषा का महत्व आपको पता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी हिंदी, क्योंकि पूरे देश में ज़्यादातर जगह पे हिंदी ही बोली जाती है, ठीक है। क्योंकि ये लोगों के बीच में संचार का माध्यम हो जाती है, और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा जो भारतीय समाज है, हमारे यहाँ पे जो हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारे कल्चर को भी कहीं ना कहीं दिखाती है, हमारे इतिहास को भी जोड़ती है। तो ये इसका महत्व है, आप महत्व में बता सकते हो। फिर संपर्क भाषा के रूप में अगर हम देखें तो हिंदी का जो उपयोग है वो ज्यादातर अवसरों पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संवादों में होता है, ठीक है। अगर आप कभी सामाजिक अवसरों में देखोगे या आर्थिक या राजनीतिक संवाद, कहीं बातचीत हो रही होगी, कहीं पे राजनीति पे बातचीत हो रही होगी, तो वहां पे भी आप संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को देखते हो। ये लोगों के बीच में समझौता कराने, साझा विचार को शेयर करने, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करने में कहीं ना कहीं मदद करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है।
फिर क्या होता है कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में चुनने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भाषा के माध्यम से सभी लोगों को एक साथ लाना, क्योंकि देखो भारत में वैसे तो बहुत सारी भाषा बोली जाती है, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में हिंदी ही बोली जाती है। साउथ में जाओगे तो आपको वहाँ पे अलग लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है, आपको तमिल भी मिलेगी, तेलुगु भी मिलेगी, कन्नड़ मिलेगी, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज है। लेकिन अगर पूरे भारत में देखें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी को ही बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो हिंदी जो है ज़्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं एक साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हमारे जो अनुभव है उसको साझा कर सकते हैं, अपने हमारे जो सामाजिक संबंध है उसको मजबूत करती है, ठीक है। इसके अलावा ये विभिन्न क्षेत्रों में सहायता और समर्थन भी प्रदान करती है। जैसे कि मान लो आप व्यवसायिक क्षेत्र में जाते हो तो वहाँ पे भी आप हिंदी में बातें कर सकते हो, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्यिक अभिवृद्धि के क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है ना वो संपर्क भाषा के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको एक समृद्ध भाषा प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम इसमें संवाद कर सकते हैं, सामाजिक विकास की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी जो होती है वो हिंदी लैंग्वेज के द्वारा होती है। अब बात करते हैं कि संपर्क भाषा जो है ना, हम उस भाषा को कहते हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों या फिर जो भाषा भाषी हैं यानी भाषा को बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में एक सेतु का काम करते हैं। मान लो ये लोग हैं, इधर दूसरे लोग हैं, इनके बीच में हिंदी लैंग्वेज जो है वो एक पुल का काम कर रही है, क्योंकि ये अपने संदेश पहुंचा रहे हैं तो दूसरा भी उस संदेश को समझ के अपनी बातों को पहुंचा रहा है, ठीक है। आपस में वाद विवाद हो सकता है, बातचीत हो सकती है, अपने विचार अपने अनुभव को शेयर किया जा सकता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर संपर्क भाषा जो होती है वो अलग अलग बोली बोलने वाले अनेक वर्गों के बीच भाव और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम माध्यम बनकर उभरती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाते हो या फिर आप बिहार की साइड जाते हो, पूर्वी साइड में जाते हो, ठीक है, तो आपको हिंदी मिलेगी हर जगह, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका स्वरूप जो है वो बदलता हुआ मिलता है, ठीक है। लेकिन संपर्क भाषा के रूप में कहीं ना कहीं हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। अब डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा जो कि एक विद्वान है, इनके अनुसार समझते हैं, ये कहते हैं कि परस्पर विरोधी भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो प्रदेश, राज्य, केंद्र या दो देश संपर्क स्थापित कर पाते हैं, ठीक है, उस भाषा विशेष को संपर्क भाषा कहते हैं। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि परस्पर विरोधी भाषा यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी एक लैंग्वेज के द्वारा अगर जो जुड़ जाते हैं तो वो उनकी संपर्क भाषा कहलाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, ठीक है, आपको हिंदी तो आती है, साथ के साथ आपको इंग्लिश भी आती है। अब आप साउथ इंडिया में जाते हो, उनको क्या है, उनको तमिल आती है मान लीजिए, और उनको इंग्लिश आती है। अब क्या है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, उसको तमिल और इंग्लिश आती है, समझ रहे हो। आप अगर वहां पे जाके हिंदी में बोलोगे तो जो तमिल वाला है वो हिंदी को नहीं समझ पाएगा, या तमिल वाला आपके सामने तमिल में बोलेगा तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप तो हिंदी इंग्लिश जानते हो। तो ऐसे में फिर क्या है, दोनों इंग्लिश जानते हैं, तो अगर आपस में इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में संपर्क भाषा बन जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो हमारे देश में जिस तरीके से हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है ज्यादातर क्षेत्रों में, तो हिंदी महत्वपूर्ण संपर्क भाषा है, ऐसे ही कोई और लैंग्वेज भी संपर्क भाषा हो सकती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, स्थानीय, क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पे जन सामान्य की संपर्क भाषा की मुख्य विशेषता उसकी बोलचाल की प्रयुक्ति और सरलता होती है। होता क्या है कि चाहे स्थानीय स्तर पे हो, लोकल लेवल यानी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो वहाँ की जो जनता होती है, जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वो उसकी कहीं ना कहीं मुख्य विशेषता बन जाती है, और वो कहीं ना कहीं उसके संपर्क में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी भाषा परिभाषिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शब्दावली से बोझिल नहीं होती, क्योंकि भाई इसमें जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ वर्ड हो, आप एक लोकल लैंग्वेज के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, साधारण से साधारण शब्दों में भी इसमें बातें की जा सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रशासन के स्तर पे, यानी प्रशासन के स्तर पर भी राजभाषा का प्रयोग जो है संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। यानी मान लो जैसे आप किसी बैंक में जाते हो, किसी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी दफ्तर में जाते हो, कोई फॉर्म भरते हो, वहां पे भी आपको संपर्क भाषा के रूप में हिंदी मिल सकती है। जो फॉर्म मिलेगा, ज्यादातर फॉर्म इंग्लिश में होते हैं, लेकिन आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में यानी हिंदी में भी फॉर्म मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से भी देखें तो जो हमारी संपर्क भाषा है उसका इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी स्वीकृति पाती चली आई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज़ादी के समय से भी हिंदी का महत्व ज़्यादा था, ठीक है। तो आज़ादी के आंदोलन के समय से ही हिंदी जो है महत्वपूर्ण
कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति मिली है। ज़्यादातर जो लोग थे वो हिंदी के पक्ष में थे। आमतौर पर जब भी हम यात्रा करते हैं, चाहे बस में जाएं या मान लीजिए रेलगाड़ी में जाएं या समुद्री यात्रा करें, ठीक है, किसी हवाई या फिर हवाई यात्रा करें, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग भाषा भाषी जो लोग हैं वो सफ़र एक साथ करते हैं। उस समय अगर अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाते, तब वो अंग्रेजी या हिंदी से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि भाई अब लोकल लैंग्वेज सभी की नहीं आती। मुझे तमिल नहीं आती, मुझे तेलुगु नहीं आती, मुझे कन्नड़ नहीं आती, ठीक है, मुझे हिंदी इंग्लिश आती है। तो सामने वाला भी आपसे किसी एक भाषा को लेकर बातचीत कर सकता है, जिससे जैसे मान लो इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी वहाँ पे संपर्क भाषा बन जाएगी। मान लो हिंदी में बातें कर रहे हैं, दोनों पक्ष अगर समझ पा रहे हैं तो हिंदी वहाँ पे संपर्क भाषा का स्थान ले लेती है। इसके अलावा हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारे संविधान के आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा जो है इसके विकास के लिए निर्देश दिया गया है, ठीक है, और इसका प्रचार प्रसार के रूप में भी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बढ़ाने पे बल दिया गया है, ताकि पूरे देश में हिंदी को बढ़ाया जा सके। कार्यालय यानी कि जो ऑफिस होते हैं वहां पे बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इस अनुच्छेद में हिंदी का ऐसा विकास करने का प्रावधान दिया गया है जिसमें हिंदुस्तानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की जो शब्दावली है, जो वर्ड है, उसका प्रयोग करके अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। एक सर्वे भी हुआ। सर्वे के आधार पर यह देखा गया कि भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं डेली लाइफ में अपने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मनोरंजन से रिलेटेड, सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक या साहित्यिक उद्देश्य का आदान प्रदान के लिए भी, संपर्क के लिए हिंदी का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हो। अब लास्ट में आप निष्कर्ष लिखना, 2-3 लाइन का लिख देना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। तो आप उसमें बता सकते हो कि संपर्क भाषा वो भाषा होती है जिसमें अलग अलग राज्यों के व्यक्ति, अलग अलग देशों के व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में बातें कर सकें, ठीक है, उनको जोड़ने का काम करती है। तो ये बातें आपको बतानी थी। तो ये तो हो गया भाई हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा था व्यवहारिक हिंदी क्या है, पेपर में ये पूछा जाता है। फिर ये हिंदी के विविध रूप, आपको ये नाम याद रखने, ये पेपर में पूछा जाता है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व पूछेंगे आपसे हमेशा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद करके जाना है, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों में प्रयोग होने वाली जो हिंदी है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उसकी समस्याएं क्या है। देखिए, आप सभी का बैंक में अकाउंट होगा, आपने अकाउंट तो खुलवा ही रखा होगा और आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी करी होगी। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कई सारे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं जो आपने सुने होंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आधुनिक समय में बैंक से संबंधित बहुत सारे काम जो है वो राजभाषा हिंदी में हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करी जाती है बैंकों में, लेकिन बहुत सारी जगह पे हिंदी भाषा का यूज़ भी होता है। अगर आपने कभी बैंक के फॉर्म को ध्यान से देखा हो तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉर्म अवेलेबल होता है। इसके लिए अब हिंदी में पर्याप्त शब्द भंडार और हिंदी अधिकारी, अनुवादक, आशुलिपिक तथा टंकक भी उपलब्ध है। होता क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ की जाती थी, लेकिन उसको अनुवाद करके उसके हिंदी शब्द बना दिए गए हैं। हिंदी अधिकारी भी आज के समय में अवेलेबल है, अनुवादक भी अवेलेबल है जो उसको अनुवाद कर दे, ठीक है। टंकक जो टाइप वगैरह कर दें वो सारे भी अवेलेबल हैं। आधुनिक स्तर पर हिंदी में निश्चित कार्य करने वाली जो समिति है तथा कार्य योजनाएं भी विद्यमान हैं। फिर भी बैंकों में हिंदी का प्रयोग से संबंधित कई प्रकार की कठिनाइयां जो है वो देखी जा सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, आधुनिक समय में देखें तो हिंदी का इस्तेमाल तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है इंग्लिश में ही, आपको फॉर्म वगैरह सब कुछ हिंदी में मिलते हैं, लेकिन कई जगह पे कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिलती है, ठीक है। उस कठिनाइयों को भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी सरल नहीं जान पड़ती, ठीक है, मुश्किल होती है और इसके प्रयोग में काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है, लोग नहीं समझ पाते। हिंदी थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इंग्लिश में आप फिर भी आसानी से समझ पाओगे, हिंदी थोड़ी मुश्किल हो जाती है बैंकिंग में। राजभाषा होने के बाद भी हिंदी में कई प्रकार की जो सीमाएं हैं, कमियां हैं, रुकावटें हैं जो हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसके मेन कारण क्या है, मेन कारण है बैंक कर्मचारी का वाणिज्य और अर्थशास्त्र विषय का ज़्यादा ज्ञान ना होना, ठीक है। कई बार क्या होता है, बैंकिंग कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता इस बारे में। फिर बैंक कर्मचारी का हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर एक जैसी पकड़ नहीं होती है, ठीक है। बैंक के जो कर्मचारी हैं उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे कमांड नहीं होती, जिसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत रहती है। फिर बैंक कर्मचारी जो है वो उनको पूरी ट्रेनिंग ना मिलना,
या जो कर्मचारी होते हैं उनको रेगुलर उनकी जो वर्कशॉप कराई जाती है, कार्यशाला कराई जाती है, वो ना होना। बैंकों में हिंदी की जो हिंदी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बैंकिंग के शब्द हिंदी में हो, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो समस्या थी। अब ये जो समस्या है, प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखिए, बैंक कर्मचारी जो है उनको वाणिज्य और अर्थशास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञाता लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्हीं को भर्ती करना चाहिए। ठीक है, ऐसे बैंक कर्मचारी की भर्ती करनी चाहिए जिनका हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पे एक जैसी पकड़ हो, हिंदी में भी अच्छे समझ लें, इंग्लिश में भी समझ लें। ठीक है, बैंक कर्मचारी को समय समय पर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। बैंक कर्मचारी जितने, उनको रेगुलर उनकी वर्कशॉप होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट लोग आएँ और उनको सलाह दें, उनको मशवरा करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, बैंकों में हिंदी लाइब्रेरी भी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हिंदी में उनको सारी किताबें मिल जाएं, और हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का भी उनको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बैंक के बारे में और भी ज़्यादा हमें पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तो सिंपल जो क्वेश्चन था उसका आंसर करा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आता है, ये आता है हैदराबादी हिंदी का क्या है, और इसको आपको उदाहरण से बताना है। देखिए, अब हिंदी तो भाई पूरे देश में बोली जाती है। ठीक है, अब हैदराबाद में जाओगे वहाँ की हिंदी थोड़ी अलग है, बिहार में जाओगे वहाँ की हिंदी थोड़ी अलग है, यूपी में जाओगे वहाँ की हिंदी थोड़ी अलग है, बम्बई में जाओगे वहाँ की हिंदी थोड़ी अलग है। तो उसको नाम ही दे दिया, जैसे बम्बईया हिंदी, हैदराबादी हिंदी, कलकत्तिया हिंदी, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, मध्यकाल और आधुनिक युग में जो विभिन्न मुस्लिम शासक थे उन्होंने हैदराबाद पे शासन किया था। ठीक है, ज़्यादातर मुस्लिम शासकों का ही यहाँ पे शासन रहा है। इस कारण हैदराबाद में शुरू से ही उर्दू का प्रचलन हो गया, और आधुनिक युग तक बोलचाल में उर्दू और हिंदुस्तानी, ये कहीं ना कहीं मेन संपर्क भाषा हो गई। अब देखिए क्या परिवर्तन आया इस वाली हिंदी में। यहाँ पे मुस्लिम शासक थे तो उर्दू का ज़्यादा प्रचलन था, उर्दू के शब्द ज़्यादा आ गए हिंदी में। अब हिंदी के शब्द हैं प्लस उर्दू के शब्द हैं, मिल जाते हैं और हिंदुस्तानी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, इसलिए हैदराबादी हिंदी जो है आपको थोड़ी सी अलग लगेगी। इसी तरह दक्षिण में बहुत सारे स्थान पे नवाब और सुल्तानों का शासन रहा है, जिस कारण उर्दू का प्रचलन वहाँ पे रहा है। इसी कारण आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में उर्दू जो है वो जन सामान्य की भाषा बन गई है, और संपर्क भाषा के रूप में भी उर्दू जो है काफ़ी चलती है। ठीक है, और उर्दू जो है हिंदी के साथ मिश्रित हो गई है, तो इसलिए वहाँ की लैंग्वेज भी चेंज हो गई, जिसको हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। और हैदराबादी हिंदी जो है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, ये दक्षिणी भी और मराठी और तेलुगु इनके मिलन से बनी है। इसमें क्या है, दक्षिणी भाषा भी मिलती है, मराठी तेलुगु भी मिलती है, इसके अलावा हिंदी प्लस उर्दू भी आपको मिलेगी। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज को मिलाकर बनी है। और हैदराबाद में क्या है, सामान्य बोलचाल के लिए जैसे बाजार, हाट, व्यापार की भाषा में के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, अब हैदराबाद की जो हिंदी है ना, इस पे स्थानीय भाषा है तेलुगु, उसका असर भी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे उर्दू का असर भी दिखाई देगा, यहाँ पे हिंदी का असर भी दिखाई देगा। हैदराबाद में जैसे लोग बोलते हैं मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए, इसके लिए क्या बोलेगा, मेरे को होना मांगता है। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। ये क्या चाहिए, इसके लिए बोलेंगे क्या होना, ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना, इस तरीके से हम नहीं बोलते, जिस तरीके से हैदराबाद में बोलते हैं उस तरीके से हम नहीं बोलते। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, यही जो फर्क है ना, इसीलिए उसको हैदराबादी हिंदी कहा गया। ऐसे ही जैसे बम्बई की बात करते हैं, पहले क्या होता था, बॉम्बे होता था पूरा। ठीक है, जिसमें आपका आज का महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया मिला के बॉम्बे होता था, लेकिन बाद में महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज में फ़र्क तो आया, इसको समझते हैं। बम्बैया हिंदी को देखते हैं। बम्बैया हिंदी मेनली महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, बम्बैया हिंदी का प्रयोग जो है ये बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। इसका प्रयोग मेनली हिंदी फिल्मों में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मुंबई में ही फिल्म सिटी वगैरह सब कुछ है, और सारे हमारे जो एक्टर वगैरह हैं वो मुंबई में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो वहाँ पे आपको जो फिल्मों में भी कहीं ना कहीं यही हिंदी देखने को मिलती है। आरंभ में बम्बैया या फिल्मी हिंदी का प्रयोग बदमाशों, गुंडों या निम्न लोगों की भाषा के रूप में किया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये एक छपरी टाइप की लैंग्वेज होती थी, जिसको टपोरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस तरीके की होती थी, अच्छा नहीं लगता था। मतलब फिल्मों में आप देखोगे जो गुंडे वगैरह होते थे मवाली टाइप के, वही ऐसी भाषा को बोलते थे। बम्बैया हिंदी में प्रचलित शब्द उनके द्वारा उत्पन्न अर्थ विशेष माध्यम में व्यक्त होता हुआ कहीं ना कहीं दिखता है। जैसे अपुन बोलते हैं वहाँ। ठीक है, अपने को क्या बोलेंगे, अपुन को चाहिए, तेरे को, मेरे को, खोपचा, काईकू,
ठीक है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत करते हैं ये। इसका उदाहरण आपको हिंदी की फिल्मों में दिखाई देगा। ठीक है, हिंदी फिल्मों में आप देखते हो ऐसे बहुत सारे शब्द का यूज़ किया जाता है। फिल्म मुन्ना भाई में संजय दत्त जो है वो किस प्रकार से बम्बैया हिंदी का प्रयोग करता है, आपको ये वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो बम्बई में जो हिंदी बोली जाती है उसको बम्बैया हिंदी कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार कंपनी फिल्म में जो बदमाश और गुंडे जो थे, उन अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड ये फिल्म है, तो अंडरवर्ल्ड के जो से रिलेटेड जो अपराधी होते थे, जो शब्द यूज करते थे, ठीक है, तो वहां पे भी आपको बम्बैया हिंदी का प्रयोग देखने को मिलता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक जगह पर प्रयोग होने वाली हिंदी, यानी पब्लिक प्लेस में जब हम जाते हैं तो वहां पे कैसे यूज करते हैं हिंदी। जैसे कि मान लो हॉस्पिटल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, किसी मंडी में जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन है मॉल में ग्राहक और विक्रेता के बीच में होने वाले जो हिंदी का उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉस्पिटल की। ठीक है, देखिए हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी भाषा जनता की बीमारी और स्वास्थ्य से रिलेटेड सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। अस्पताल जो होते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हिंदी का प्रयोग किसी भी स्थिति में महत्वपूर्ण है। यहाँ हिंदी के माध्यम से सही समझदारी और आत्मविश्वास से भरपूर रूप से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे एक समस्या भी आती है, डॉक्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी समझते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ों को अंग्रेजी में समझते हैं। कई बार जो शुद्ध हिंदी वाला व्यक्ति होता है उसकी हिंदी को डॉक्टर अच्छे से नहीं समझ पाता है, लेकिन हिंदी का प्रयोग अस्पतालों में भी किया जाता है। ठीक है, विशेषज्ञ दवाओं की जानकारी, निर्देशों का स्पष्ट विवेचन हिंदी में होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर आपको इंग्लिश में मिलता है। ठीक है, हिंदी में बहुत कम ही शायद आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर लिखता हुआ मिल गया तो मिल गया, वरना ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग ही करते हैं। अस्पतालों में बात करें, हिंदी का प्रयोग रोगी के साथ संवाद करने, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए किया जा सकता है। अस्पतालों में हिंदी का प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक रूप से पहुंचाने में मदद करेगा। ये न केवल रोगी को सलाह प्रदान करने में भी सहायक होगा, बल्कि उनको आत्मविश्वास भी दिलाएगा। ठीक है, उनकी भाषा में उनको सही सेवा मिल रही है, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि भाई मान लो डॉक्टर हिंदी में बात कर रहा है, पेशेंट हिंदी में बात कर रहा है, तो पेशेंट को अच्छे तरीके से डॉक्टर समझ पाएगा, अच्छी दवाइयाँ लिख पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जल्दी ठीक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में रहेगा। आगे क्या है कि अस्पताल में हिंदी का प्रयोग रोगियों की समझ में सुधार करता है, रोगियों को उनकी समस्या जो है उसको सही तरीके से बताने में मदद करता है। जब उन्हें उनकी मातृभाषा में जानकारी दी जाती है तो वो अच्छे से समझ भी पाते हैं। अब अस्पताल में जो शब्द यूज होते हैं या जो सेंटेंस यूज होते हैं उसको देख लेते हैं। ज्यादातर मान लो कोई डॉक्टर के पास जाता है तो क्या बातें होंगी, वो पूछेगा आपका स्वास्थ्य कितने दिनों से खराब है। मान लो आप बताओगे मुझे फीवर है, मुझे बुखार है, तो वो क्या बोलेगा, वो आपसे ये पूछेगा कितने दिनों से आपको बुखार है। ठीक है, आप बोलोगे मेरे शरीर में दर्द है, पूछेगा कहाँ पे दर्द है। ठीक है, आपका नाम और आपकी उम्र पूछी जाएगी, आपके पिछले एक सप्ताह में कोई दवाई ली या नहीं ली उसके बारे में, खान पान के बारे में आपको बताया जाएगा, बीमारी कब शुरू हुई, ब्लड प्रेशर, ठीक है, फास्टिंग शुगर कितना रहता है, कुछ ऐसे आपसे शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनुभव लेखन, मनुष्य का अनुभव उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। ठीक है, और अपने अनुभव को लिख कर अगर हम व्यक्त करते हैं तो एक तरह से वह अनुभव लेखन कहलाता है। अनुभव लेखन का महत्व उसके विचार, भावना और अनुभूतियों को दूसरों के साथ साझा करने में है, क्योंकि जो मैंने फील करा, जो मैंने महसूस करा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं लिख कर दूसरों को समझा सकता हूँ कि भाई मैंने ये गलतियाँ करी हैं, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी, या मैंने ये अच्छा करा है, आपको भी ये अच्छा करना है। तो इस तरीके से हम अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे अनुभव लेखन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने अनुभवों को सही तरीके से लिखने की आदत डालनी चाहिए। अपने घर के आसपास लगने वाले साप्ताहिक बाजार के अनुभव को विस्तार से बताएं। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। मान लो आपके घर के आसपास साप्ताहिक बाजार है, जैसे मान लो मंडे बाजार लगता है, सोम बाजार बोलते हैं जिसको। ठीक है, सोम बाजार में आप जाते हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आपको खुद से लिखना है। आप बताओगे कि भाई बाजार इतने बजे से इतने बजे तक लगता है, बाजार में ये चीज़ें मिलती है, लोग वहाँ पे आते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है। ठीक है, जो भी आप जो आपका एक्सपीरियंस बाजार में होता है, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब ये एक तरह से अनुभव लेखन है। अगला क्वेश्चन, जैसे दर्शनीय स्थल के भ्रमण के अनुभव के विस्तार से बताइए। मान लीजिए आप घूमने गए हो कहीं पे, मान लीजिए आप हरिद्वार गए हो घूमने। ठीक है, आपसे बोलेंगे कि भाई अपने अनुभव बताइए, तो आप बताओगे कि मैं ऐसे गया था, वैसे गया था, इस गाड़ी से गया था, वहाँ जाके मुझे ये प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था, वहाँ पे होटल लिया, वहाँ पे ये वो सारी बातें आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हो। या फिर आप मान लो कोई क्रिकेट का मैच देखने गए हो, आप अपना अनुभव लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों में प्रचलित होने वाली पारिभाषिक शब्दावली।
इस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब देखो बैंकों में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बचत खाता, चालू खाता इस तरीके से देखने को मिलेगा। यानी आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे समझोगे, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट किसका होता है, ये व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल का होता है। जैसे मान लो आपने अपना नाम से अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, और आप अपने पैसे सेव करना चाहते हो तो आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। और चालू खाता, करंट अकाउंट जो होता है वो किसके लिए होता है, वो बिजनेसमैन के लिए होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े जो जिसमें लाखों का लेन देन होता है, रोज का लेन देन होता है, व्यापारियों का के लिए होता है। फिर फिक्स डिपॉजिट आपने सुना होगा, जिसको एफडी कहा जाता है। यानी इसमें हम क्या है, एक निश्चित समय के लिए अपना पैसा जमा कर देते हैं, उस पर हमें कुछ ब्याज मिल जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट हो जाता है, जिसमें हमें हर महीना कुछ पैसा देना होता है और हमें उस पर ब्याज मिलता रहता है, ठीक है। मासिक इनकम स्कीम, मंथली इनकम स्कीम भी होती है। ये सारे शब्दावली जो है ये बैंकिंग में यूज़ की जाती है। पेंशन स्कीम सुनी होगी आपने, ठीक है, वृद्धों की पेंशन, विधवा पेंशन, या और भी कई प्रकार की पेंशन मिलती है। स्टूडेंट, आपने सेविंग अकाउंट सुना होगा, आप स्टूडेंट है तो आपने अपना सेविंग अकाउंट भी खुलवाया होगा, ठीक है। आपने सैलरी अकाउंट भी सुना होगा, जिसमें सैलरी लिया जाता है, यानी वेतन वगैरह लिया जाता है, ठीक है। लेन देन से रिलेटेड शब्दावली भी होती है, जैसे आपने एनईएफटी सुना होगा। एनईएफटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक जो होता है एक जगह से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर देता है। आरटीजीएस सुना होगा आपने, रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट होता है। यानी जो पैसा आप डालते हो वहाँ पे, ठीक है, वो रियल टाइम में वहाँ पे शो कर जाएगा। चेक आपने सुना होगा, चेक काट दो, चेक से जमा कर दो, ठीक है। खाता धारक जो होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, उसको चेक मिलता है। डेबिट कार्ड, यानी जिसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपने सुना होगा। ये सब क्या है, ये सब शब्दावलियाँ हैं। मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, इनवॉइसिंग हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है, एनएफएस हो गया, ये सब क्या है, बैंकिंग लेन देन से रिलेटेड शब्दावलियाँ हैं। अगला है लोन से रिलेटेड शब्दावली। होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ये सारे लोन आपने सुने होंगे। होम लोन कब लिया जाता है, जब घर खरीदना हो, घर बनाना हो, ठीक है। गाड़ी खरीदनी हो तो व्हीकल लोन होता है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन होता है। व्यापार के लिए बिजनेस लोन होता है। अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए पर्सनल लोन होता है, ठीक है। बैंकिंग संचालन से रिलेटेड शब्दावली, जैसे आपने सुना होगा केवाईसी करा लो, यानी नो योर कस्टमर, ठीक है। बैंक जो होता है समय समय पर केवाईसी करवाता है। सीआरएस सुना होगा आपने, कस्टमर रिलेशनशिप समरी। और एटीएम सुना है आपने, डिजिटल बैंकिंग सुना है। आज के समय में सब कुछ इंटरनेट से हो जाता है, मोबाइल से हो जाता है, ठीक है, इसको डिजिटल बैंकिंग कहा जाता है। इंटरनेट बैंकिंग आपने सुना होगा, मोबाइल बैंकिंग हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, ये सारे क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड शब्दावली होती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यालय में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली पर चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए, ठीक है। यानी जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस में जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उसको देखिए। तो ऑफिस में आप देखोगे वहाँ पे प्रशासनिक शब्दावली यूज़ की जाती है, ट्रेनिंग से रिलेटेड शब्दावली होती है, तकनीकी शब्दावली होती है, कार्यक्रम के आयोजन से रिलेटेड शब्दावली होती है, वित्तीय शब्दावली का यूज़ किया जाता है। अब प्रशासनिक शब्दावली की बात करें तो ऑफिस में क्या यूज़ होता है, जैसे ऑफिस हेड, ठीक है, ऑफिस हेड कौन होगा, प्रमुख होता है, विभाग का प्रमुख होता है। आदेश, यानी जो ऑर्डर आता है ऊपर से, यानी आधिकारिक जो ऑर्डर आते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं उसको आदेश कहा जाता है। और सर्कुलर आपने देखा होगा, सर्कुलर जारी होता है, सर्कुलर को मानना होता है, ठीक है। अधिकारी लोग जो है होता है किसी भी चीज़ को ऑफिशियल अनाउंस करते हैं तो सर्कुलर के जरिए करते हैं। रिपोर्ट्स सुना होगा आपने, रिपोर्ट्स को क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ की रिपोर्ट्स बनाई जाती है, समरी बनाई जाती है, ठीक है। संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, जब दो पक्षों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई काम कराना है तो उसमें लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सपोर्ट, एक्सपीरियंस, सहयोग, कोऑपरेशन, ये सारा प्रशासनिक शब्दावली है। यानी प्रशासन में जब आप कभी नौकरी करोगे तो आपको ये सारे शब्द ऑफिस में सुनने को मिलेंगे। फिर प्रशासनिक ट्रेनिंग से रिलेटेड शब्दावली, क्योंकि भाई ट्रेनिंग भी होती है इनकी, तो ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया जो ट्रेनिंग देगा, स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, लर्नर होगा जो सीखेगा, डेवलपमेंट, स्वीकृति, विधिमान, आधुनिकरण, उत्कृष्टता, अनुसंधान, ये सारी चीज़ें जो है प्रशिक्षण से रिलेटेड है। फिर है तकनीकी शब्दावली, यानी टेक्निकल, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, तकनीकी संचार यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया, न्यूज़ लेटर हो गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन हो गया, सेमिनार हो गया, ये सब तकनीकी शब्दावली होते हैं। कार्यक्रम के आयोजन से रिलेटेड शब्दावली, यानी कोई इवेंट का आयोजन कराना तो इवेंट हो गया, सेलिब्रेशन आएगा, महोत्सव, फेस्टिवल आएगा, कॉन्फ्रेंस होगा, वर्कशॉप होगा, एग्जीबिशन होगा, ये सारे किसी भी कार्यक्रम से रिलेटेड शब्दावली होती है। फिर वित्तीय शब्दावली, वित्तीय शब्दावली जो पैसे से रिलेटेड हो, जैसे बजट हो गया,
अकाउंट्स हो गए, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, ऑडिट हो गया, लोन हो गया, अधिग्रहण हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते थे।